आज भी जिंदा है। 72 घंटे में 300 चीनियों को मौत के घाट उतारने वाला ये भारतीय राइफलमैन। नमस्कार दोस्तों, आज की ये सत्य घटना गुरु गोविंद सिंह पर कही ये बात। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहूँ। भारतीय सेना के एक सबसे छोटे जवान ने भी आत्मसात कर रखी है। 1962 की जंग में जसवंत सिंह ने ऐसी मिसाल पेश की कि 1962 से अब तक अपनी सेवा से रिटायर्ड ही नहीं किया गया है। चीनी सेना ले गई थी उनका सर, लेकिन बहादुरी का पता चला तो साथ सम्मान लौटाया और प्रतिमा भी बनवाई। सिक्किम की सीमा पर एक भारतीय राइफलमैन ऐसे लड़ रहा था कि चीनी सेना उसे पूरी टुकड़ी ही समझ रही थी। जिस चीन की सेना के खिलाफ जसवंत सिंह ने मोर्चा खोला था, वही चीनी सैनिक आज भी उनके सामने झुककर प्रणाम करते हैं। चीन भारतीय सेना के इस जज्बे को जानता है। हिंदुस्तानी फौज का ये राइफलमैन आज भी सरहद पर तैनात है। उनके नाम के आगे कभी स्वर्गीय नहीं लिखा जाता है। उन्हें आज भी बाकायदा पोस्ट और प्रमोशन दिया जाता है, यहाँ तक कि छुट्टियाँ भी। इस असाधारण बहादुर जवान का सेना ने बनाया मंदिर और बगैर सिर झुकाए कोई यहाँ से गुजरता नहीं। उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान दिन रात लगे रहते हैं। वे उनकी वर्दी को प्रेस करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं और सुबह शाम नाश्ता और खाना देने के साथ साथ रात को सोने के लिए बिस्तर लगाते हैं। जसवंत सिंह के पिता गुमन सिंह रावत थे। 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बदायूं में जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। 17 साल की उम्र में ही वह सेना में भर्ती होने चले गए थे, लेकिन तब कम उम्र के चलते उन्हें नहीं लिया गया। हालांकि 19 अगस्त 1960 को जसवंत को सेना में बतौर राइफलमैन शामिल कर लिया गया। 14 सितंबर 1961 को उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई। इसके एक साल बाद ही यानी कि 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया। 1962 का भारत चीन युद्ध अंतिम चरण में था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन सीमा युद्ध का मैदान बनी हुई थी। इस इलाके में जाने से लोगों की रूह भी कांपती है, लेकिन वहां हमारे सैनिक लड़ रहे थे। चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार कर अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक आ पहुंचे थे। सुबह के करीब 5 बजे चीनी सैनिकों ने सेलाटाप के नज़दीक धावा बोल दिया, जहां मौके पर तैनात गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा कंपनी ने उनका सामना किया। जसवंत सिंह रावत इसी कंपनी का हिस्सा थे। 17 नवंबर 1962 को शुरू हुई ये लड़ाई अगले 72 घंटों तक लगातार जारी रही। चीनी सेना हावी होती जा रही थी। दरअसल भारतीय सेना की टुकड़ी के पास मौजूद रसद और गोली बारूद खत्म हो चुके थे। ऐसे में दुश्मन के सामने खड़े होने का मतलब था मौत को गले लगाना। इसीलिए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट की 4थी बटालियन को वापस बुला लिया। पर जसवंत तो जसवंत थे, लेकिन इस युद्ध में शामिल जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गोसाई नहीं लौटे। उन्होंने इस आदेश को नहीं माना और अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करते रहे। ये तीनों सैनिक एक बंकर से गोलीबारी कर रही चीनी मशीन गन को छुड़ाना चाहते थे। ऐसा भी नहीं था कि उन्हें दुश्मन की ताकत का अंदाजा नहीं था, पर वे जानते थे कि जंग कितनी बड़ी क्यों ना हो, जीतना नामुमकिन नहीं होता। तीनों जवान चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर भारी गोलीबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर के करीब जा पहुंचे और महज 15 यार्ड की दूरी से हेड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मारकर मशीन गन छीन लाए। इससे पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल गई और चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका। हालांकि इस गोलीबारी में त्रिलोकी और गोपाल मारे गए। दरअसल 1962 की जंग में महज 17-18 साल के जसवंत सिंह चीन के सामने हिमालय से अड़िग होकर 72 घंटों तक खड़े रहे। इस जंग में चीनी सेना अरुणाचल के सेलाटाप के रास्ते हिंदुस्तानी सरहद पर सुरंग बनाने की कोशिश कर रही थी। उसे गुमान था कि दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों को मार गिराया गया है। तभी सामने से 5 बंकरों से आग और बारूद के ऐसे शोले निकले कि देखते ही देखते चीनी सेना के करीब 300 जवानों की लाशों के ढेर लग गए।
चीनी फौज के होश उड़ गए कि सामने हिंदुस्तान की कितनी बड़ी बटालियन तैनात है। 72 घंटों के बाद जब धमाकों की आवाजें बंद हुई और चीनी सैनिक देखने के लिए आगे आए तो उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनके सामने घायल पड़े बस एक भारतीय फौजी ने 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और वो थे गढ़वाल राइफल की डेल्टा कंपनी के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह की शौर्य गाथा में शैला और नूरा नाम के 2 बहनों का भी जिक्र आता है। वो मोनपाल का कार्य करती थी। बाबा जसवंत ने अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति की 2 लड़कियों नीरा और शैला की मदद से फायरिंग ग्राउंड बनाया और 3 स्थानों पर मशीन गन और टैंक रखे। उन्होंने ऐसा चीनी सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए किया ताकि चीनी सैनिक यही समझते रहे कि भारतीय सेना बड़ी संख्या में है और तीनों स्थान से हमला कर रही है। कहते हैं कि चीनी सैनिकों से लड़ते हुए जब उनके सारे साथी शहीद हो गए तो उन्होंने तय किया कि वे अब लड़ाई का तरीका ही बदल देंगे। इसके लिए उन्होंने नई रणनीति बनाई। उन्होंने दुश्मन को इस बात का भ्रम होने दिया कि भारतीय सैनिक खत्म हो चुके थे। साथ ही बड़ी चतुराई से बचा हुआ सारा हथियार और गोला बांगरू बंकरों में इकट्ठे किए। इसमें शैला और नूरा दोनों बहनों ने उनकी मदद की। नूरा और शैला के साथ साथ जसवंत सिंह 3 जगह पर जाकर हमला करते रहे। इस तरह वे 72 घंटे यानी 3 दिनों तक चीनी सैनिकों को चकमा देने में कामयाब रहे। उन्होंने जसवंत के खाने पीने का भी ख्याल रखा। इस युद्ध में उन्होंने उनको रसद और भोजन उपलब्ध करवाई थी। बाद में दुर्भाग्य से उनको राशन की आपूर्ति करने वाले शख्स को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। उसने चीनियों को जसवंत सिंह रावत के बारे में सारी बातें बता दी। चीनियों द्वारा पहले शैला को पकड़ा गया और पूछताछ के बाद शैला की भी और नूरा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते हुए पकड़ लिया गया तो उन्होंने मौका पाते ही आत्महत्या कर ली। चीनी सेना को ये जब पता चला कि ऊपर पहाड़ी पर कोई नहीं है बल्कि जसवंत ने अकेला मोर्चा संभाला है, फिर चीनियों ने जसवंत की स्थिति पर हमला किया, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से जसवंत सिंह को घेर लिया। फिर भी जसवंत डटे रहे। चीनी सेना को जब ये पता चल गया कि ऊपर पहाड़ी पर कोई सेना नहीं है बल्कि जसवंत ने अकेला मोर्चा संभाला है, फिर चीनियों ने जसवंत की स्थिति पर हमला किया, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से जसवंत सिंह को घेर लिया। शैला और नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया था, फिर भी जसवंत डटे रहे। जब जसवंत सिंह को एहसास हो गया कि अब उनको भी पकड़ लिया जाएगा तो उन्होंने युद्ध बंदी बनने से बचने के लिए और अंत में चीनी सेना के करीब पहुंचते ही एक गोली खुद को मार ली। वह चीनी सैनिकों को अरुणाचल की सीमा पर रोकने में कामयाब भी हुए, लेकिन उन्हें पीछे नहीं धकेल सके। कहते हैं लड़ाई के बीच उन्हें पीछे हटने का आदेश दे दिया गया था। इसके बाद 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इन 3 दिनों में 300 चीनी सैनिक मारे गए थे, जिससे अरुणाचल प्रदेश को उनके कब्जे में जाने से बचाया जा सके। वहीं जसवंत को दुश्मन की सेना ने घेर लिया। चीनी सेना का कमांडर जसवंत सिंह की तबाही से इतना नाराज था कि वो उनका सिर ही काट कर ले गया। लेकिन बाद में चीनी सेना भी जसवंत सिंह के पराक्रम से इतनी प्रभावित हुई कि युद्ध के बाद चीनी सेना ने उनके सिर को लौटा दिया। चीनी सेना ने उनकी पीतल की बनी प्रतिमा भी भेंट की। बाद में शैला के नाम से वहाँ शैला दर्रा, शैला सुरंग और शैला झील का नाम शैला के बलिदान की याद में रखा गया है और नूरा के नाम पर नूरा जलप्रपात रखा गया है। वहाँ सेना की चौकी का नाम जसवंत रावत की बहादुरी पर आतिथ्य जसवंतगढ़ और जसवंतगढ़ युद्ध स्मारक बनाया गया। उन्हें दिया गया एक और सम्मान यह है कि शहीद होने के बाद भी वे भारतीय सेना में सेवा करते रहे और उनको पदोन्नति भी मिलती रही। जसवंत सिंह जब 17 साल की उम्र में पहली कोशिश में फौज में भर्ती नहीं हो पाए थे तो दूसरी बार में वे राइफलमैन बनकर सेना में भर्ती हुए थे। जिस समय जसवंत सिंह शहीद हुए उस समय वह राइफलमैन के पद पर थे और गढ़वाल राइफल्स की 4th बटालियन में सेवारत थे। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और भारतीय सेना बाबा जसवंत सिंह रावत कहती है। राइफलमैन रावत को 1962 के युद्ध के दौरान उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद भी प्रमोशन मिलता है। पहले नायक, फिर कैप्टन और उसके बाद मेजर जनरल बने। इस दौरान उनके घर वालों को पूरी सैलरी भी पहुंचाई गई। अरुणाचल के लोग उन्हें आज भी शहीद नहीं मानते हैं। माना जाता है कि वे आज भी सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। शहीद जसवंत सिंह ने इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिख लिया है। ऐसे शहीद की शौर्य गाथा गाने पर हमें फक्र महसूस होता है और ऐसे शहीद को बार बार हमारा शत शत नमन। जय हिंद।